अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। हमने तलबा और तालबात के लिए यकसा निसाब के तहत मैट्रिक तक जामे प्रोग्राम पेश किया, जिसकी कामयाबी को देखते हुए हमने एफएससी और एफए का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तलबा और तालबात एफए और एफएससी के तालीम के लिए हमारे तजर्बाकार असातिज़ा से तालीम हासिल करके इम्तहानात में अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं। हमारे हर सब्जेक्ट की 5 वीडियोज़ यूट्यूब पर दस्तयाब हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आएँ और अपना कोर्स मुकम्मल करना चाहें तो आप रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हमसे मुकम्मल सब्जेक्ट का लिंक हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस, उसके टॉपिक थर्मो रेगुलेशन से उसका सब टॉपिक है मैकेनिज्म इन एनिमल्स बॉडी हीट, हीट गेन एंड लॉस। तो अगर हम देखें कि व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन, thermoregulation is a mechanism by which mammals maintain body temperature with tightly controlled self-regulation independent of external temperature. Temperature regulation is a type of homeostasis and a means of preserving a stable internal temperature in order to survive according to their environment. यानी कि आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंसान को या किसी भी मैमल को या किसी भी एनिमल को इस काबिल बना दिया जाए उसकी बॉडी को कि वो उसके अंदर उस टेम्परेचर में सरवाइव कर सके। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन। तो इसके रिलेटेड अगर हम पढ़ें कि एनिमल्स में क्या प्रोसेस होता है इस बॉडी के हीट को गेन या लॉस करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए। So temperature of an animal depends upon the rate of change of body heat, which in turn depends on the rate of heat production according to the या through metabolic processes and the rate of external heat gain and rate of the heat loss. This transfer of heat between an animal and its environment is done in numerous ways, principally infrared thermal radiation and direct reflected sunlight transfer the heat into the animals, whereas radiation and evaporation transfer heat out to the environment. वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है एनिमल्स का वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी की हीट का, मतलब कि डिपेंड कर रहा है उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के साथ। जितनी ज़्यादा अमाउंट में उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे हैं उस हिसाब से उसकी बॉडी का रेट ऑफ मतलब के हीट जो है वो चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल हीट गेन एंड रेट ऑफ हीट लॉस के ऊपर भी ये डिपेंड कर रहा होता है। ये वो कह रहे हैं कि दिस ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन एन एनिमल एंड इट्स इन्वायरमेंट, यानी कि एक एनिमल और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान में जो मतलब कि हीट की जो ट्रांसफ़र है वो बहुत सारे वेज से, बहुत सारे तरीक़ों से हो सकती है। जैसा कि थर्मल इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशन है या फिर डायरेक्ट रिफ्लेक्टेड सनलाइट है जो कि हीट को ट्रांसफ़र करती है एनिमल्स की बॉडी के अंदर। और जैसा कि रेडिएशन या इवेपोरेशन जो है ये हीट ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया है इन्वायरमेंट के अंदर। Our next topic is temperature classification of animals, यानी कि temperature classification पर animals को हमने divide किया हुआ है। ठीक है, for example यहाँ पर दो definitions हैं, poikilotherms and homeotherms। होम्योथर्म्स के बारे में मैं आपको बताते चलूँ, वो इंडिविजुअल्स या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, स्टेबल रखते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, यानी कि बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ भी होता रहे वो अपने इंटरनल टेम्परेचर को क्या रखेंगे, मेंटेन रखेंगे। जबकि पोकिलोथर्म्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी बॉडी को फ्लक्चुएट करते रहते हैं, उनके अंदर चेंजिंग लेकर आते रहते हैं अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट्स के रिलेटेड। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, एनिमल्स डील्स विद वेरिएशन इन द thermal characteristics of their environment. There are animals in which body temperature tend to fluctuate more or less with ambient temperature, where air or water temperature are changed. These are poikilotherms. All invertebrates, fish, amphibians, and reptiles are considered in this category.
ये पोकिलोथर्म्स की डेफिनेशन है कि ऐसे एनिमल्स जो कि अपने बाहर के टेम्परेचर, एयर या वाटर टेम्परेचर के रिलेटेड अपनी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर है उसको क्या करते रहे, फ्लक्चुएट करते रहे मोर और लेस, यानी कि कम या ज़्यादा करते रहे अपने आउटसाइड इन्वायरमेंट के उसके टेम्परेचर के रिलेटेड। अब इसके अंदर एग्जांपल्स क्या हैं, इन्वर्टेब्रेट इसकी एग्जांपल है, फिश है, एम्फीबियन है और रेप्टाइल्स आते हैं इनके अंदर, किनके अंदर, पोकिलोथर्म्स के अंदर। नेक्स्ट वन इज होम्योथर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होम्योथर्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या रहता है, मेंटेन रहता है, स्टेबल रहता है। आउटसाइड इन्वायरमेंट कुछ भी होता रहे लेकिन उनका इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, स्टेबल है। तो डेफिनेशन देखें, द अदर एक्सपोज टू चेंजिंग एयर और वाटर टेम्परेचर मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर आर द होम्योथर्म्स एंड इंक्लूड बर्ड्स एंड मैमल्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि अपने इंटरनल टेम्परेचर को क्या रखें, मेंटेन रखें आउटसाइड द इन्वायरमेंट के रिलेटेड। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें तो आएगी बर्ड्स की और मैमल्स की, ठीक है, यहाँ तक इसकी एग्जांपल आएगी। Several difficulties arise with this terminology with studies. It is observed that deep sea fishes maintain their body temperature due to the constant natural surrounding and lizards regulate their body temperature, and in contrast numerous birds and mammals vary their body temperature. उनके कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे स्टडी की गई, ऑब्जर्वेंस की गई, तो पता चला कि जो डीप सी फिशेस होती हैं वो मेंटेन रखती हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को अपने कांस्टेंट नेचुरल सराउंडिंग के रिलेटेड, जैसा कि लिजर जो है वो रेगुलेट करेगी अपनी बॉडी टेम्परेचर को। इन कंट्रास्ट न्यूमरस बर्ड्स एंड मैमल्स भी अपने टेम्परेचर को क्या कर रहे होते हैं, बॉडी टेम्परेचर को वेरी कर रहे होते हैं। Therefore, a more widely applicable temperature classification scheme is based on the source of heat production. हीट प्रोडक्शन की बेस पर टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन स्कीम बनाई गई। अकॉर्डिंग टू दिस, एनिमल दैट जनरेट देयर ओन बॉडी हीट थ्रू हीट प्रोडक्शन एज अ बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म और एंडोथर्म्स। यहाँ पर बेटा एक और डेफिनेशन है जो कि किसकी है, एंडोथर्म की। कि एंडोथर्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपने क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से हीट प्रोड्यूस करते हैं, और वो हीट जो प्रोड्यूस होती है वो उनके बाय प्रोडक्ट के तौर पर काम कर रही होती है, वो होते हैं एंडोथर्म्स। अब उनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एग्जांपल में फ्लाइंग इंसेक्ट्स आ जाते हैं, फिशेस आ जाती हैं, बर्ड्स आते हैं और मैमल्स आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्टोथर्म। एक्टोथर्म कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोड्यूस मेटाबॉलिक हीट एट लो लेवल, जो कि मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस तो करेंगे लेकिन किस लेवल पर, लो लेवल के ऊपर, एंड दैट इज आल्सो एक्सचेंज क्विकली विद द एनवायरनमेंट। और वो जो हीट प्रोड्यूस करेंगे उसको क्विकली अपने एनवायरनमेंट के साथ क्या कर लेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। हाउएवर, absorb heat from their surrounding, और अपने इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से क्या करेंगे, हीट को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, जबकि एंडोथर्म ऐसा नहीं करते। Most invertebrates, fish, amphibians and reptiles are in this category. क्या एग्जांपल्स हैं इसकी, इन्वर्टेब्रेट्स, फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट वन इज हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म इज of those organisms or animal who are capable of varying degrees of endothermic heat production but generally do not regulate their body temperature within a narrow ranges। हाँ जी, कह रहे हैं हेट्रोथर्म वो ऑर्गेनिजम्स हैं या वो एनिमल्स हैं जो कि कैपेबल होते हैं, इस काबिल होते हैं कि वो अपनी एंडोथर्मिक जो हीट है, हीट प्रोडक्शन जो कि वो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के जरिए से बना रहे हैं उसमें वेरी करें, यानी कि वो डिग्री, काफ़ी डिग्रीज का चेंज आए। लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि डू नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज, लेकिन कम मिकदार में उसको चेंज नहीं करते, नैरो रेंज में नहीं करे बल्कि एक वाइड डिग्री के ऊपर उसको चेंज करते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो इसमें एग्जांपल आते हैं हेट्रोथर्म में बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स आते हैं इसकी एग्जांपल। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले पोकिलोथर्म की डेफिनेशन पढ़ी, होम्योथर्म की डेफिनेशन पढ़ी, एंडोथर्म और एक्टोथर्म और हेट्रोथर्म। ये बेटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, मतलब कि पोकिलोथर्म और होम्योथर्म में डिफरेंस पूछ सकते हैं, एंडोथर्म और एक्टोथर्म में या हेट्रोथर्म में डिफरेंस पूछ सकते हैं पेपर में। Our next topic is regulation of heat exchange between animals and environment। कि एनिमल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान हीट एक्सचेंज कैसे होते हैं, किन तरीकों के ज़रिए से होते हैं। एनिमल्स यूज डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर सच रेगुलेशन एंड दीज आर द स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल नेचर। एनिमल्स जो हैं वो बहुत से डिफरेंट मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल करते हैं जो कि स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन।
कि वो स्ट्रक्चरली क्या चीज़ अडेप्ट करते हैं जिनकी वजह से वो हीट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं एनिमल्स और इन्वायरमेंट के दरमियान में। दीज में बी लॉन्ग टर्म चेंजेस इन सब डर्मल फैटी लेयर इंसुलेशन एंड पैलेज, द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड लंग मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं सब डर्मल, जो कि हमारी स्किन के नीचे जो फैटी लेयर होती है उसकी इंसोलेशन की जाती है एंड पैलेज बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट वन पैलेज, द प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स, यानी कि हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो कि इसको काम मतलब कि हीट एक्सचेंज में हेल्प कर रहे होते हैं। और दूसरा पेंटिंग, ठीक है, लंग मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग। तो ये तीन ऐसे प्रोसेस हैं जो कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज बिहेवियरल अडेप्टेशन। बिहेवियरली क्या चेंजिंग आएंगी उनके अंदर या क्या रेगुलेशंस आएंगी जिसके जरिए से एनिमल एनवायरनमेंट में उनके देखा जाए कि वो कैसे रेगुलेट करते हैं टेम्परेचर को। दीज इंक्लूड मूविंग ऑफ द एनिमल टू एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन दीज इज मिनिमल। Ground squirrels move to burrow in midday heat and lizards bask in sun to gain heat. Animals also control the amount of surface area available for heat exchange by adjusting their posture. Behaviorally क्या कह रहे हैं वो कि आता इंसान जो एनिमल्स होते हैं वो इन्वायरमेंट के रिलेटेड अपने बॉडी को क्या कर रहे होते हैं, अडेप्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि मिसाल तौर पे जो स्क्विल्स होती हैं, ग्राउंड स्क्विल्स गुलहरियाँ, वो क्या करती हैं, वो अपनी उसमें चली जाती हैं, जो उनके एक रहने की जो जगह होती है जहाँ पर उन्होंने सुराख करके ज़मीन में जो जगह बनाई होती है, ठीक है, वहाँ पर चली जाती है मिड डे में, ताकि उनको मिनिमल हीट जो है वो एक्सचेंज करनी पड़े इन्वायरमेंट के साथ गर्मियों में। और लिजर्ड्स क्या करती हैं, वो बास्क इन सन टू गेन हीट, यानी कि वो सूरज में आती हैं ताकि वो हीट को क्या कर सके, गेन कर सके। वो कह रहे हैं एनिमल्स कंट्रोल करते हैं अपने सरफेस एरिया के ज़रिए से भी, यानी कि जितना उनकी बॉडी का सरफेस एरिया अवेलेबल होगा हीट के लिए उतनी ज़्यादा मतलब कि वो रेगुलेट होगी हीटिंग, उतनी ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर शामिल होगी और उतनी ज़्यादा वहाँ से इवेपोरेशन हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स मींस ह्यूमन। ठीक है, यानी कि ह्यूमंस या मैमल्स में कैसे रेगुलेशन होती है टेम्परेचर की। फर्स्ट वन, रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज। Mammals include human maintain their body temperature within a narrow range of about 36 to 38 degrees centigrade because of their endothermic characteristics। जैसा कि आपको पता है कि इंसानों में या मैमल्स में एंडोथर्मिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते हैं 36 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि मोस्टली जो ऑप्टिमम मतलब टेम्परेचर कहा जाता है इंसानी बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस दरमियान में फ्लक्चुएट कर सकते हैं, यानी कि 37 तो ऑप्टिमम है ना, तो 37 से या तो 36 या 38 इनके दरमियान में इंसान मेंटेन कर सकता है अपनी बॉडी को, अदरवाइज ज़्यादा में वो नहीं कर सकता। यहाँ पे हमने वर्ड यूज़ किया नैरो रेंज का, यानी कि बहुत कम रेंज में हम इसको टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी में फ्लक्चुएट कर सकते हैं। The origin of endothermy in birds and mammals have provided the opportunity to keep high metabolic rate and availability of energy round the clock, thus has acquired greater ability to adaptation and has existed in much of the wider diversity and distribution in diversified region on the earth। वो कहना ये चाह रहे हैं कि बर्ड्स और मैमल्स उनके अंदर भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, लेकिन वो हाई रेट पे होते हैं, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी जो होती है वो भी क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ग्रेटर एबिलिटी होती है उनके अंदर कि वो अडेप्ट कर सकें अपने इन्वायरमेंट के रिलेटेड, या फिर जो रीजन जिस रीजन पर वो रह रहे हैं उसके रिलेटेड अपने आप को क्या कर सके, अडेप्ट कर सके। These regulate the rate of metabolic heat production, balancing it with the rate at which they gain or lose heat from the surrounding. The rate of heat production is increased by increased muscle contraction by movement or shivering is called shivering thermogenesis. There is a definition, shivering thermogenesis important definition है। इसके मुताबिक यह है कि हीट प्रोडक्शन की जा सकती है जब हम अपने मसल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करें, रिलैक्स करें, मतलब कि अपनी बॉडी के मसल्स को बार बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने से जितनी ज़्यादा अमाउंट में हम इंक्रीज करते जाएंगे इस मूवमेंट को, उससे हमारी बॉडी में शिवरिंग प्रोड्यूस होगी, तो और उस शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होगी, तो जिसको हम क्या कहते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ऑल्सो हार्मोन ट्रिगर द हीट प्रोडक्शन सो एज डू
thyroid hormone and are termed as non-shivering thermogenesis. There is another definition, non-shivering thermogenesis. इसके अंदर क्या होता है कि thermogenesis हीट प्रोडक्शन होती है, लेकिन वो यानी कि मसल मूवमेंट के जरिए नहीं होती, बल्कि वो क्या होती है, हार्मोन्स के जरिए से। हार्मोन्स में वो कह रहे हैं कि हीट प्रोडक्शन कैसे हो रही है, जैसे कि थायराइड हार्मोन अगर हीट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसके जरिए से हीट प्रोडक्शन है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे। सम मैमल्स पोजेस ब्राउन फैट, कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं जिनके पास ब्राउन फैट होती है विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन, जो कि स्पेशलाइज होती है रैपिड हीट प्रोडक्शन, बहुत तेजी से हीट को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। In our production of heat, it is dissipated through exposed surface by increasing blood flow or evaporative cooling। अगर हमारी बॉडी में हीट ज़्यादा हो जाए या ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो उसको क्या करेंगे हम, ब्लड फ्लो के ज़रिए से या इवेपोरेटिव कूलिंग मेथड के ज़रिए से उसको बाहर की तरफ निकाल देंगे। इन मैमल्स इट इज ऑब्जर्व दैट स्किन हैज बीन अडेप्टेड एज एन ऑर्गन ऑफ द थर्मोरेगुलेशन। मैमल्स में ऑब्जर्व किया गया कि स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जो कि अडेप्टेशन के लिए काम करता है, थर्मोरेगुलेशन की। नेक्स्ट वन इज इन कोल्ड टेम्परेचर। कोल्ड टेम्परेचर में कैसे होगा, मैमल्स हैज वेरियस मैकेनिज्म दैट रेगुलेट हीट एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। मैमल्स के पास ऐसे बहुत से मैकेनिज्म हैं जो कि हीट एक्सचेंज को रेगुलेट कर रहे होते हैं एनवायरनमेंट के रिलेटेड। वेजोडाइलेशन एंड वेजोकंस्ट्रिक्शन इफेक्ट हीट चेंज exchange and may contribute to regional temperature difference within an animal। वो कह रहे हैं वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन जो है ये ऐसे मैकेनिज्म हैं जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं एक्सचेंज के ऊपर, टेम्परेचर के और एनिमल की बॉडी के। ऑन अ कूल डे on a cool day, a human's temperature may be several degrees lower in the arms and legs than in the trunk, where the most vital glands are situated. Most land animals or mammals respond to cold by raising their furs, thereby trapping the thicker layer of steel air, and it acts as good insulator between animal skin and the surroundings. Humans mostly rely on a layer of fat just insulating beneath the skin as insulating material against heat loss. Similarly, marine mammals such as whale and seal inhabit much colder water than their body temperature, have a very thick layer of insulating fat called as bubbler just under the skin। कहना चाह रहे हैं कि कूल डे, जब कोई बहुत ज़्यादा ठंड का दिन हो तो ह्यूमन टेम्परेचर क्या होता है कि वो बहुत सेवरल डिग्री कम हो जाता है उसके आर्म्स और लेग्स में, उसके ट्रंक की निस्बत, जहाँ पर क्योंकि लेग्स और आर्म्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, तो लैंड एनिमल्स क्या या मैमल्स क्या करते हैं, उस सर्दी को क्या करने के लिए, हैंडल करने के लिए, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अपनी बॉडी के ऊपर क्या करते हैं, फर्ज यानी कि जो हेयर्स होते हैं ज़्यादा तादाद में, फर्ज वो मेंटेन रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो एयर होती है वो उसके ऊपर से पास आउट हो जाती है और वो गुड इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। और एनिमल स्किन जो है वो सराउंडिंग के दरमियान में एक अच्छे इंसुलेटर का काम कर रही होती है। इंसान जो है वो ज़्यादातर अपनी इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सर्दियों में अपनी जो स्किन के नीचे जो फैटी लेयर होती है उस पर इंहिसार कर रहे होते हैं। वो फैटी लेयर क्या करती है कि वो हीट लॉस को मेंटेन कर रही होती है स्किन के अंदर से। इसी तरीके से मैरीन मैमल्स में वेल्स जो हैं या सील्स हैं वो इनहेबिट करते हैं मच कोल्डर वाटर देन देयर बॉडी टेम्परेचर। बहुत ज़्यादा कोल्डर वाटर को अपने बॉडी टेम्परेचर की निस्बत उसको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। और ये जो लेयर ऑफ इंसुलेटिंग फैट है इसको हम बबलर कहेंगे, ठीक है, और ये कहाँ पे मौजूद होती है, स्किन के बिल्कुल ही नीचे। नेक्स्ट वन इज इन वार्म टेम्परेचर, कि वार्म टेम्परेचर या गर्म इलाकों में कैसे टेम्परेचर को रेगुलेट किया जाता है। Marine mammals dispose of their excess heat into warm seas by large number of blood vessels in the outer layer of the skin. This dissipates the heat from the skin surface. In terrestrial mammals, in contrast, is the mechanism of evaporative cooling. The sweat gland actively and the evaporative cooling is the one of the major temperature reducing strategies. Panting, the evaporative cooling in the respiratory tract, it's the other mechanism as represented in the dogs. Bats etc. use saliva and urine for evaporative cooling। स्टूडेंट्स ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के हवाले से पूछा जा सकता है कि कौन सा एनिमल किस तरीके से रेगुलेट कर रहा है, तो आप गौर से सुने कि बहुत से मैरीन मैमल्स ऐसे हैं जो कि एक्सेस हीट को क्या करते हैं, अपने उसके साथ ब्लड वेसल्स को अपने आउटर लेयर ऑफ स्किन के अंदर कर ले आते हैं, जिसकी वजह से
क्या होता है कि टेम्परेचर रेगुलेट करता है। दिस डिसिपेट द हीट फ्रॉम द स्किन सरफेस, जिसकी वजह से टेम्परेचर की जो सरफेस है, टेम्परेचर जो है उनकी स्किन की सरफेस से मेंटेन रहता है। ट्रस्ट्रियल मैमल के अंदर वो कह रहे हैं कि इवेपोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस होता है, उस इवेपोरेटिव कूलिंग के प्रोसेस के तहत वो उसको रेगुलेट करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं मैमल्स की बॉडी के अंदर, जो कि एक्टिव करते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग प्रोसेस को। और पेंटिंग का प्रोसेस है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के साथ ये प्रोसेस डायरेक्टली जुड़ा होता है। जैसा कि डॉग्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो डॉग्स होते हैं वो अपनी ज़बान को बाहर निकाल कर क्या कर रहे होते हैं, गर्मियों में बैठे थे। तो इसका मतलब ये है कि उनके जो डॉग्स के जो ज़बान है वहाँ पर ग्लैंड्स मौजूद हैं, जो कि क्या करते हैं, इवेपोरेटिव कूलिंग कर रहे होते हैं, उनके हीट को मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम पेंटिंग कहते हैं। बैट्स जो हैं जैसा कि चमगादड़ वगैरह, वो सलाइवा को यूज़ करते हैं, जिसके ज़रिए से वो क्या करते हैं, अपने इवेपोरेटिव कूलिंग, और दूसरा या फिर वो यूरिन को मतलब कि एक्सक्रीट करके इवेपोरेटिव कूलिंग को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। Next one is thermostat function and feedback control in human. The body temperature regulation in human is based on the complex homeostatic system facilitated by feedback mechanism. The homeostatic thermostat is present in the hypothalamus as brain part. It responds to the changes in the temperature above and below a set point, which is 37 degree centigrade. फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म जिसको उसी के प्रोडक्ट के ज़रिए से क्या किया जा सके, रोका जा सके। यानी कि अगर हीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रही है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से फ्लक्चुएट कर रहा है ज़्यादा अमाउंट में, तो क्या करेगा, फ़ौरन ही हमारी बॉडी में रिवर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा, यानी कि ये रेगुलेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। और वो मतलब कि कौन पैगाम देगा? हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है। In case of increase in temperature above the set point, certain warm temperature sensitive thermoreceptors in skin, hypothalamus and other parts of nervous system send the signal to the system that increase the blood flow to the skin and also cause sweat gland activation, and the sweat is evaporated for the cooling. वो कह रहे हैं जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट से इंक्रीज होगा, वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, सिग्नल प्रोड्यूस होगा। नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा, और वो सिग्नल जो है वो क्या करेंगे, वो इंक्रीज कर देंगे किस चीज़ को, ब्लड फ्लो को स्किन के अंदर, ताकि कूल डाउन किया जा सके हमारे टेम्परेचर को, और स्वेट ग्लैंड्स के एक्टिव कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस हो बॉडी में और इवेपोरेटिव कूलिंग का प्रोसेस हो सके। इन कोल्ड टेम्परेचर, ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, वहाँ पे क्या होगा, द कोल्ड रिसेप्टर सेंड द इम्पल्स टू hypothalamus to inhibit heat loss mechanism and activate the heat conservation mechanism. This include constriction of superficial blood vessel and stimulating shivering and non-shivering mechanism. कम टेम्परेचर के अंदर क्या होगा कि इम्पल्सिस जो हैं वो क्या करेंगी, पैगाम भेजेंगे हाइपोथैलेमस के जरिए से हीट लॉस के प्रोसेस को रोकने के लिए। ठीक है, तो एक्टिव हो जाएगा, जिसके ज़रिए से ब्लड वेसल जो हैं वो क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, और शिवरिंग और नॉन शिवरिंग मैकेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर इन फीवर और पायरेक्सिया। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। In bacterial and viral infection, mainly leukocytes increase in number. Leukocytes जो हैं बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन के दौरान क्या होते हैं, ये इंक्रीज कर जाते हैं नंबर इनके। These pathogens and the blood cell produce chemical called as pyrogens. और ये ऐसे केमिकल्स के ज़रिए से होते हैं जो कि ब्लड सेल के अंदर केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, ये पैथोजन। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन पैथोजेंस को, इनको हम कहते हैं पायरोजेंस। पायरोजन डिस्प्लेस द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस अबव द नॉर्मल पॉइंट ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पायरोजन जो है, ये जो पैथोजेंस होते हैं, क्या कहते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस करने का मतलब कि हम उसको चेंज कर देंगे, उसके सेट पॉइंट, जो कि सेट पॉइंट क्या था, 37 डिग्री सेंटीग्रेड से फ्लक्चुएट कर देंगे, जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, और उस ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में क्या होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, फीवर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा। हेल्प इन स्टिमुलेटिंग द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट द पैथोजन। ये फीवर या हाई टेम्परेचर जो है हेल्प करता है कि प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म पैथोजन के अगेंस्ट। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पायरेक्सिया कहते हैं। Student, there is a question from exercise fill in the blanks. You have to find out this their answer from the chapter, whole chapter. This is your homework. Next one is short question. Differentiate between osmoconformer and osmoregulator. स्टार्ट में मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई थी, वहाँ से osmoregulation वाले टॉपिक से। नेक्स्ट वन एनहाइड्रोबायोसिस, also discussed by you.
Why does filtration takes place only at glomeruli part of nephron and novelas? ये हमारा किडनी वाला जो टॉपिक है नेफ्रॉन वाला, उसके अंदर आपको इसका आंसर मौजूद है. मेंशन टू मेटाबॉलिक altered states that generally 70% cause kidney stone formation. कोई भी ऐसे मेटाबॉलिक altered state बतानी है जिसके अंदर 70% cause किडनी स्टोन फॉर्मेशन होती है. तो वहाँ पर हमने बहुत से ऐसे प्रोसेसेस पढ़े थे, बहुत से ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जिसके अंदर किडनी स्टोन फॉर्मेशन होने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट वन रेनल फेलियर. रेनल फेलियर क्या होता है इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं. अकाउंट वन इच मेन अडेप्टेशन इन प्लांट टू हाई एंड लो टेम्परेचर. प्लांट्स के अंदर हाई और लो टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाता है उसके लिए अडेप्टेशन बतानी है आपने. ठीक है, तो ये हम तमाम चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. बेटा आपने इसको अपने ये फिल इन द ब्लैंक्स इनको अपने होमवर्क के तौर पर ज़रूर करना है. इसके लिए ये आपको होमवर्क इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप पूरे चैप्टर को एक दफ़ा दोबारा से देखें, आपका रिवाइज हो जाएगा. ठीक है, और आपको इनको ढूंढने में आसानी होगी. ये सारे हमारे टॉपिक मुख्तलिफ टॉपिक्स में से लिए गए हैं, तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़कर इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं. थैंक यू.